Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. So the topic that we will be discussing today is unification of Germany. जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर दिस इज द बैटल ऑफ सेडोवा। एक्चुअली ये क्या है, ये बैटल है जो हुई थी बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड द प्रूशिया। हम इसको ऑस्ट्रिया प्रूशियन वॉर भी कह सकते हैं। अब ये क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था इन द ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर दैट टुक प्लेस ऑन जुलाई 3 1866। अब यहाँ पे क्या होती है कि जो विक्ट्री होती है ना वो किंगडम ऑफ प्रूशिया की होती है ओवर द ऑस्ट्रियन एम्पायर। हमने देखा था इससे पहले जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था ना उसकी भी बहुत बड़ी डिफीट हुई थी, किसके हाथों? पायरमिन साइडिनिया के हाथों। जो उन्होंने जो है अपनी टेरिटरी इनसे जो है वो ऑक्यूपाई कर ली थी, लंबाडे। So the victory at the Sedo essentially ended the Austro-Prussian War। अब जब विक्ट्री होती है ना प्रूशिया की, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रो-प्रूशियन वॉर थी वो खत्म हो जाती है। एंड फॉलोइंग द डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया, सो फॉलोइंग द डिफीट ऑस्ट्रिया सार्ट इन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के बीच ना एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ प्राग in August in 1866. A Prussian dominance. So Prussia emerged as the dominant German power and the war led to the dissolution of the German Confederation. So Austria was excluded from the North German Confederation, which was formed under the Prussian leadership and later paved the way for the unification of Germany in 1871. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना जब ऑस्ट्रिया की डिफीट होगी तो उसके बाद जो है ना जो प्रूशिया होगा वो एज अ पावर जो है वो इमर्ज होगा इन द यूरोप। और वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया होगा फाइनली हम देखेंगे कि उसको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द इटालियन पेनिनसुला एज वेल एज फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। और फाइनली हम ले देखेंगे कि 1871 में जो यूनिफिकेशन होगी जर्मनी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बिस्मार्क का रोल कि ओटोमन बिस्मार्क जो था वो ओटोमन बिस्मार्क Bismarck's successful manipulation of the alliances and the diplomatic strategies ensured the Prussia's victory and led to the eventual creation of a unified German empire under Prussian leadership, excluding Austria from the process. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बिस्मार्क है ना उसकी आप जो है जियो पॉलिटिकल रोल देखें, उसका डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज देखें, उसने कैसे अलायंसेस बनाए थे और किस तरीके से जो है ऑस्ट्रिया को निकाला था फ्रॉम द जर्मन अफेयर्स। एंड इन द एंड उसने जर्मन एम्पायर जो है वो बनाया था। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रीटी ऑफ प्राग होती है ना तो वहाँ पे जो एक टेरिटरी होती है वेनेशिया। अब ये जो वेनेशिया है ना ये जो टेरिटरी है ये किसकी है? ये इटली की जो है ना टेरिटरी है। And the Treaty of Prague was a peace agreement that officially ended the Austro-Prussian War 1866। अब ये वही है ऑस्ट्रो-प्रूशियन वॉर जिसको हम कह रहे थे बैटल ऑफ सेडोवा। अब बैटल ऑफ सेडोवा को कंक्लूड करने के लिए जो ट्रीटी साइन होती है ना उस ट्रीटी को कहा जाता है प्राग। अब ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई बैटल ऑफ सेडोवा को किस ट्रीटी ने जो है वो कंक्लूड किया था। So you have to remember the name of this treaty, which was signed on the 23 August 1866. It marked the formal conclusion of the conflict between the Austrian Empire and the Kingdom of Prussia. अब उसकी ट्रीटी की जो नेगोशिएशन हुई थी ना वो हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क एंड प्रूशियन चांसलर, the Prussian chancellor who aimed to consolidate the Prussia's position in the German state and exclude Austria from the future German affairs। तो अब इसमें ये था कि जो वेनेशिया थी ना वो हैंड ओवर की गई थी किसको? इटली को हैंड ओवर की गई थी। क्यों? क्योंकि वेनेशिया पार्ट ही इटली का था। एंड ऑस्ट्रिया वाज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश एनी क्लेम ओवर द जर्मन कॉन्फेडरेशन एंड अदर जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन डोमिनेटेड बाय द प्रूशिया। और क्या हुआ था कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के नॉर्दर्न जो रीजन्स थे ना वहाँ पे भी और जो ऑस्ट्रिया है इसको एक्सक्लूड किया गया था और वहाँ पे जो है अपना पावर जो है एस्टेब्लिश कर लिया था किंगडम ऑफ प्रूशिया ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन
Prussia, under the leadership of Otto von Bismarck, established the North German Confederation. अब जो प्रूशिया थी ना, ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप के अंडर ही उसने जो है नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी, जो पहले बनी हुई थी नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स की। और उसके बाद जो ऑस्ट्रिया थे या उसके जो एलाइज थे उसको एक्सक्लूड कर दिया था। एंड दिस वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि एक एक जो है ना स्टेप, बड़ा स्टेप था in the way of unifying Germany. So the Kingdom of Prussia was given the role of leading state within the Confederation, and the new German constitution was put in place, strengthening the Prussia's control. अब जैसे न्यू उन्होंने एक नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, तो वहां पे प्रूशिया को अपना पावर जो है ना वो भी स्टेब्लिश करना था। तो उसके लिए जो है ना प्रूशिया को वो रोल दिया गया था जर्मनी का। एंड वहाँ पे क्या था कि न्यू जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, जैसे जो प्रूशिया का जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो जाए। एंड दूसरा है कि ऑस्ट्रियन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, like Austria was excluded from the German affairs, it was left isolated diplomatically within the Europe। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ऑस्ट्रिया से वेनेशिया भी लिया गया, ऑस्ट्रिया से नॉर्थ जर्मन स्टेट्स जो थी वो भी ली गई, और बिल्कुल जो है डिप्लोमेटिकली इसको आइसोलेट किया गया था। सो दिस मार्क द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द सेंट्रल यूरोप, क्योंकि शुरू में वो दिन थे जब ऑस्ट्रियन जो एम्पायर था वो बहुत पावरफुल हुआ करता था और पूरे अफेयर्स को डोमिनेट करता था। So Austria would later focus more on its own empire relations with the countries like the Russia and Hungary। अब हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया ने कहा कि अब मेरी तो बस हो गई, अब बेहतर है कि मैं अपने ही एम्पायर पे, अपनी ही स्टेट्स पे, अपनी ही टेरिटरीज पे फोकस करूं। लाइक रशिया के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, एंड हंगारी जो होगा उसको अपने साथ ला लेंगे। सो लीडिंग टू द ऑस्ट्रो हंगारियन एम्पायर बनेगा 1867 में। अब क्या है कि Austrian military and political limitation. Although Austria was not harshly punished in the term of territorial loss compared to the some other defeats in the history, so the treaty did impose serious military and political limitation। अब territorial तो loss इतना नहीं हुआ था, लेकिन कुछ political and military जो limitations थी वो लगाई गई थी कि like Austria was no longer a dominant power in the Central Europe and lost its influence over the German speaking world। तो अब जो इसका इन्फ्लुएंस था ना ऑस्ट्रिया का पूरा, वो जर्मन अफेयर्स में वो खत्म हो चुका था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेजेस इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। So obviously the first stage is the Congress of Vienna 1815 in the German Confederation। हमने देखा था कि जब नेपोलियन की डिफीट हुई थी तो कांग्रेस ऑफ वियना ने जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी। अब कैसे जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई थी, जो उसकी 200 स्टेट्स हैं ना उनको मिला के 39 जर्मन स्टेट्स एक लूज एसोसिएशन बनाई थी 39 जर्मन स्टेट्स की, including Austria and the Prussia. So while it aimed to maintain stability in the Central Europe, the Confederation was weak and lacked the central authority, leading to the tensions among the states। अब पहला स्टेप ये था ना कांग्रेस अवियाना ने, उन्होंने तो भाई जर्मन का जो एसोसिएशन थी लूज इसलिए बनाई थी कि स्टेबिलिटी हो सेंट्रल यूरोप में, लेकिन वो वीक होती है, स्टेबिलिटी नहीं आती क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। एंड दूसरा है राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो इमर्ज होता है फ्रॉम 1815 till the 1848। So in the aftermath of the Napoleonic Wars, the nationalism began to grow across the Europe। अगर हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ वहाँ पे लोग जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे होते थे कि वी शुड हैव अ यूनिफाइड नेशन स्टेट, जैसे जो है हमारे पास कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो। So, and the next is the revolution of 1848। Ab the revolution of 1848 was a major turning point. In many German states, revolts erupted calling for the constitutional reforms, more freedom, and the united Germany। अब वहां पे क्या था कि बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ऐसी थी जहां पे दे वर डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड दे वर आल्सो डिमांडिंग द मोर फ्रीडम्स एंड द यूनिफाइड जर्मनी। So, despite the initial successes, the revolutions were eventually crushed. However, the desire for the unification remained strong। अब 1848 revolution में कोई इन्होंने ये रिजल्ट्स तो अचीव नहीं किए थे कि इनके पास एक यूनिफाइड जर्मनी होती।
वो जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उनकी जो डिज़ायर थी ना, उनकी जो अर्ज थी कि हमारे पास एक यूनिफाइड कंट्री हो जिसमें हमारी कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन कल्चर हो, वो स्ट्रांग ही रहती है। एंड दूसरा था द ज़ोल्वरेन, जो 1834 में बनाई गई थी। अब ज़ोल्वरेन क्या थी? वो एक कस्टम यूनियन थी जो 1834 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? इट वाज लेड बाय द प्रूशिया। अब इसमें ये था कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, लाइक जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करना बिटवीन द जर्मन स्टेट्स, एंड हेल्प promote the economic unity, and this economic cooperation laid a foundation for the political unification. So the Prussia's role in the Zollverein strengthened its position among the German states, while Austria, which was excluded, began to lose influence. अब वहां पर जब जोल्वरेन एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी ना, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया को भी कहा था कि आप भी जो है इसका पार्ट बने, और यहाँ पे ये है कि हम जो है फ्री ट्रेड को जो है वो प्रमोट करेंगे, ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। लेकिन ऑस्ट्रिया ने कहा कि नहीं भाई, मैं यूरोप का बहुत बड़ा पावर हूँ, और मैं बहुत बड़ा पावर बन के मैं एक छोटी सी कस्टम यूनियन क्यों ज्वाइन करूँ। बहरहाल ऑस्ट्रिया ने ज्वाइन नहीं की थी, वो प्रूशिया ने ज्वाइन की थी, एंड जर्मन जो स्टेट्स थी वो भी पार्ट थी इसका। तो वहां पे क्या होता है कि प्रूशिया को एक स्पेस, एक टाइम मिला था कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करे, अपनी मिलिटरीली जो डेवलपमेंट है उस पे काम करें। और यहाँ पे ये होता है कि ऑस्ट्रिया की इस इग्नोरेंस की वजह से जो प्रूशिया है वो ज़्यादा डे बाय डे स्ट्रांग होता जाता है। जो हमारे पास जो प्रूशिया है वो स्ट्रांग होता जा रहा होता है। So the role of Otto von Bismarck's Prussia's prime minister from the 1862 was a key architect of the German unification. Okay, Bismarck को कहा जाता है कि architect of the German unification. So can you tell me the name of person जिसको हम कह रहे थे कि architect of the Italian unification. तो आप मुझे उस पर्सन का नाम बता सकते हैं कि हम किसको कहते हैं कि इटालियन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कौन है? केवर मैडम। सॉरी। केवर नाम था मैडम उसका, वेरी गुड, पूरा नाम वेरी गुड, याद वेरी गुड। केवर, केवर, यस। Okay, good. So he used a policy of blood and iron to achieve this goal, relying on diplomacy and what unified Germany under the um, प्रूशियन लीडरशिप। लाइक उसमें जो है सारी स्ट्रेटजीज होंगी, सारे टैक्टिक्स होंगे, लाइक डिप्लोमेटिक चैनल्स भी होंगे, इवन कोर्सिव मेथड्स भी होंगे लाइक वॉर। So the term blood and iron was first used by the Bismarck in a speech he delivered on September 30, 1862, and the Prussian Diet, जो उसकी पार्लियामेंट थी, लेजिस्लेचर थी, उसमें इसने ना अपने प्लान्स जो थे, जो मोटिव्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो बताएं फॉर स्ट्रेंथनिंग प्रूशिया। और उसके मेन मकसद यही था कि जर्मन यूनिफिकेशन हमने करानी है। सो इन द स्पीच बिस्मार्क ने कहा था कि द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द डे विल नॉट बी सेटल्ड बाय द स्पीचेस एंड द मेजॉरिटी डिसीजंस, बट बाय द आयरन एंड ब्लड। मतलब वो कहता था जो मेजर डिसीजंस है ना इस टाइम की, वो हम जो है सिर्फ स्पीचेस से सेटल डाउन नहीं कर सकते, मेजोरिटी डिसीजन से नहीं सेटल कर सकते, बट बाय द आयरन एंड ब्लड। ठीक है, कि हम उसमें जो है डिप्लोमेसी पे भी रिलाई करेंगे, वॉर पे भी रिलाई करेंगे, इवन वी विल गो फॉर द कोर्सिव मेथड्स अगर जरूरत पड़ती है। So the phrase signified the political and the national unification would not be achieved through the peaceful diplomacy, speeches, or the debates. Instead, the Bismarck believed it would require military strength, forceful action, and the industrial power of the state to overcome resistance and achieve his goals. तो बिस्मार्क ने कहा था कि हमारा जो एम है ना, हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कौन सा? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, हम उसको जो है ना अचीव कर सकते हैं थ्रू, मतलब सिर्फ इसलिए हम नहीं कर सकते थ्रू पीसफुल डिप्लोमेसी एंड स्पीचेस एंड डिबेट्स, नो, बट हम हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फोर्सफुल एक्शन, इंडस्ट्रियल पावर, ये चीजें हैं जिनकी मदद से हम अपना काज जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। So, after discussing the role of Bismarck, now the next topic is stages of the unification of Germany. Like कौन-कौन सी stages थी? Number one, establishment of Zollverein. मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टम यूनियन थी, दूसरे थे किंग विलियम वन,
जो किंग थे प्रूशिया के, एंड द थर्ड वन वाज द राइज ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, जो बान हुआ था 1815 में, एंड ही वाज अ सिविल सर्वेंट, and in the 1851 he had joined the diplomatic services, and from 1851 to the 1859 he was a member of German Diet, the chief minister. So उसके MCA थे कि Prussia must take the lead in the matter of German unification and oust Austria from the German Confederation by the force. अब उसके ना जो ऑब्जेक्टिव्स थे और एम्स थे ना यही थे कि प्रूशिया को लीड लेना चाहिए इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और जो ऑस्ट्रिया है ना जिन्होंने इटालियन पेनिनसुला को, जर्मन के स्टेट्स को डोमिनेट किया हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, निकालना है वहां से। ओके, सो द नंबर वन इज डेनिश वॉर, जो हुई थी 1864 में। एक्चुअली इट वाज अ वॉर विद द डेनमार्क अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे देखिए ना कि ये सपोर्ट लेता है ऑस्ट्रिया की टू वेज अ वॉर विद द डेनमार्क. Is Austria was a party to the London Treaty, so Skilvix was annexed to the Prussia, and whereas Holstein was given to the Austria. अब ये जो दो टेरिटरीज होंगी ना, स्किलविक्स एंड होलिस्टीन, ये जो है डेनमार्क से लेंगे, लेकिन जब ये लेंगे ना तो जो स्किलविक्स होगी ना वो प्रूशिया को मिलेगी, और जो होलिस्टीन होगी वो ऑस्ट्रिया को मिलेंगी. So the Danish War of the 1864, also known as the Second Skilviks War, it was a conflict between the Denmark and the German Confederation led by the Prussia and the Austria over the control of the keys of the Skilviks and the Holstein. अब आपने ना इन दो टेरिटरीज का नाम याद रखना है जर्मनी की का, स्किलविक्स एंड होलिस्टीन. So the tactfully, which was dominated by the Germans to make it easy of a scheme war and finally eliminate the Austria out of the German affairs. अब जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई ऑस्ट्रिया को जर्मन अफेयर से बाहर निकाला गया कैसे, वो अभी हम देखेंगे. अब यहाँ पे ना जब ऑस्ट्रिया ने जब साथ दिया प्रूशिया का डेनमार्क की वॉर में, तो इसको कहा था कि हम रिटर्न में ना आपको कोई टेरिटरी देंगे. तो टैक्टफुली जो है ना उसको जो दी गई थी ना वो होलिस्टेन दी गई थी. किसको? ऑस्ट्रिया को होलिस्टेन दी गई थी जानबूझ के, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग रीजन था. वो कभी भी जर्मन स्पीकिंग रीजन जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जर्मन्स की, वो ऑस्ट्रिया के पास नहीं रहेंगे. So they tactfully, which was dominated by the Germans, to make it easy of scheme a war and finally eliminate Austria out of the German affairs. अब यहाँ पे प्रूशिया ने कहा कि अब भाई हमने तो आपको होलिस्टीन दी है, लेकिन अब आपकी बारी है. तो यहाँ पे क्या होगा कि होलिस्टीन के ऊपर जो है ये अभी वॉर करेंगे, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर जो होगी 1866 में. लेकिन पहले क्या करेंगे कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करते हैं ऑस्ट्रिया को. कैसे भाई? नंबर वन इज रशिया. इट वाज एंटागोनाइज्ड विद ऑस्ट्रिया फॉर नॉट हेल्पिंग रशिया इन द क्रीमियन वॉर. अब जब क्रीमियन वॉर हुई थी ना तो वहां पे रशिया की हेल्प नहीं की थी ऑस्ट्रिया ने, मतलब इनके रिलेशन अच्छे नहीं है. And Bismarck had already won the gratitude of the Russia in the 1863 when he offered Prussian help in suppressing the Polish revolt. अब Polish revolt जो हम कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि प्रूशिया ने सपोर्ट किया था किसको? रशिया को. तो यहाँ से रशिया के रिलेशन ठीक थे with the Prussia. And the third one is France to allow the Napoleon to annex Belgium and the Luxembourg if he remained neutral in the struggle between the Prussia and the Austria, but nothing was brought into the paper. अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रांस को बेवकूफ बनाया जाएगा. फ्रांस को कहेंगे कि हम जो है ना, अगर आप प्रूशिया और हमारी ऑस्ट्रिया की स्ट्रगल में नहीं आते बीच में वॉर में, और आप न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, तो देन यू विल बी अवॉर्डेड विद द टेरिटरीज, लाइक यू विल बी अलाउड टू एनेक्स द टेरिटरीज, लाइक फॉर एग्जांपल बेल्जियम, एंड द सेकंड वन इज लुक्सेमबर्ग. लेकिन कोई भी चीज वो पेपर पे नहीं ली गई थी, सिर्फ ये बातें की गई थी. So Italy, so the Venetia, Italy would also declare war over Austria. अब देखिए ना ऑस्ट्रिया को कैसे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जा रहा है. बिस्मार्क की डिप्लोमेटिक स्किल्स देखें. अब नंबर वन, रशिया ऑलरेडी इससे गुस्सा था. नंबर सेकेंड, जो पुरुष है वो खुद वॉर वेज करेगा. एंड नंबर थर्ड, फ्रांस को उन्होंने लालच दी हुई है 2 टेरिटरीज की, क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन जो 3 था उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल जो है पॉलिसीज फेल हो चुकी थी. तो वो कहता था कि मैं लोगों की थोड़ी सी ना ग्रेटिट्यूड को अर्न करने के लिए कोई 2 टेरिटरीज एनेक्स कर लूँ.
और फोर्थ वन है हमारे पास इटली। भाई इटली खुद ऑस्ट्रिया का दुश्मन है, क्यों? क्योंकि वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास है। सो वॉर विद ऑस्ट्रिया, बैटल ऑफ सेडोवा, जो हमने पहले डिस्कस की थी, ये वही सेम वॉर है। सो यहाँ पे क्या होगा कि हॉलिस्टीन उसको मिलेगी, एंड यहाँ पे दूसरा क्या हो, दूसरी वॉर कौन सी होगी? ट्रीटी ऑफ प्राग, जिसमें था कि एक वेनेशिया मिलेगी इटली को और हॉलिस्टीन मिलेगी किसको? प्रूशिया को। एंड दूसरी फ्रांसो प्रूशियन वॉर, द बैटल ऑफ सेडान। अब यहाँ पे दूसरी जो टेरिटरीज है, एल्सिस एंड लोरेन, ये भी वर्ल्ड वॉर वन में भी आप जो है ना ये पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है, इनके भी नाम याद कर ले। सो द बैटल ऑफ सेडान was one of the most important battles of the Franco-Prussian War 1870 to the 1871, and it played a critical role in the defeat of France and ultimately the unification of Germany under the Prussian leadership. अब ये जो बैटल हुई थी ना 1 सितंबर टू सितंबर 2 1870 में हुई थी नियर द टाउन ऑफ सेडान and the north eastern फ्रांस। तो बैटल जो है वो खत्म हो जाती है इन द डिजास्टर ऑफ द फ्रांस, लाइक नेपोलियन थ्री सीइंग नो अदर ऑप्शन वाज फोर्स्ड टू सरेंडर। अब जो नेपोलियन वन है ना वो बेचारा सरेंडर कर लेता है, मतलब कोई पावर सरेंडर करे, वो सरेंडर कर लेता है टू द किंग विलियम वन ऑफ द प्रूशिया। Over 80,000 French soldiers were captured, and France's entire army at the Sedan was essentially neutralized. अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो भाई बहुत बड़ी डिफीट होती है फ्रांस की, और दूसरा ये होता है कि जो नेपोलियन थ्री वो सरेंडर कर लेता है किंग विलियम जो है वन के आगे, और दूसरा ये है कि उसके जो सोल्जर्स होते हैं 80,000 वो भी कैप्चर किए जाते हैं, उसकी पूरी जो आर्मी है वो न्यूट्रलाइज की जाती है। सो द नेपोलियन थ्री सरेंडर इन अ dramatic turn of the events. Napoleon III, the French Emperor, was forced to surrender to the King William I of the Prussia. Actually, this was a huge humiliation for the France, as Napoleon III had been the head of the French Empire, and his capture symbolized a complete collapse of the French resistance. तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक था कि इम्पीरियर फ्रांस का सरेंडर कर रहा है प्रूशिया के किंग के आगे। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर मैथ ऑफ द बैटल ऑफ सेडान क्या होता है। नंबर वन, प्रूशियन विक्ट्री एंड द यूनिफिकेशन, प्रूशिया की विक्ट्री होती है एंड जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है वो कंप्लीट हो जाती है विद द annexing of two territories, Alsace and Lorraine. So the victory at the Sedan had immense consequences for the unification of Germany. Following the surrender, the King William I of the Prussia was proclaimed German Emperor. अब यहाँ पे उसको जो है जर्मन इम्पीरियर जो है वो उसका दर्जा दिया जाता है इज कैसर ऑन जनवरी 1871। याद कर लीजिएगा कि जर्मन इम्पीरियर कब बना था ये केसर जो है केसर विलियम 18 January 1871 at the Hall of Mirrors in the Versailles, officially uniting the German states into the German Empire. अब यहाँ पे जो है जर्मन एम्पायर बन गया और उसका इम्पीरियर बन गया ये जो किंग विलियम वन है एज अ केसर विलियम। और यहाँ पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जैसे बैटल ऑफ सेडोवा में ट्रीटी ऑफ प्रग जो है वो साइन हुई थी, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन होगी, फ्रैंकफर्ट जो फ्रांस में है। सो 1871 में एल्सन एंड लॉरेन जो होगी वो जर्मनी को मिलेगी, एंड फ्रांस ने 2 मिलियन पाउंड्स पे करने होंगे। इन द 1871 जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड एट वर्साइल्स, सो द लॉस ऑफ टेरिटरी एंड द ह्यूमिलेशन led to the deep resentment in the France, contributing to the tensions that would later fuel the outbreak of the World War One in the year of 1941. अब यहाँ पे ना मजे की बात देखिए कि यहाँ पे देखें ना जिस तरीके से फ्रांस की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ह्यूमिलेशन हो रही है, डिफीट हो रही है। हम वर्ल्ड वॉर वन में देखेंगे कि फ्रांस यही सब कुछ करेगा, किसके साथ? जर्मनी के साथ। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांस होगा ना वो अपने जो है ना बदला लेने के लिए हमेशा सोचेगा कि मुझे बस कोई मौका मिले, मैं जो हूँ ना बदला लूँ इससे। सो नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ सेडान हम देखेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉल हो जाता है नेपोलियन थ्री का, एंड सेकंड ये है कि बर्थ ऑफ जर्मन एम्पायर, एंड द थर्ड इज शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। कैसे भाई डिफीट होती है फ्रांस की, क्रिएशन ऑफ जर्मन एम्पायर होता है। So these two important events shifted the balance of power. Germany became the dominant military and economic power.
And the impact क्या होते हैं फ्रांस के ऊपर. The consequences for France were severe. The Treaty of Frankfurt imposed harsh repressions, which left France financially burdened, and the loss of Alsace and Lorraine and territories deeply wounded French pride. So the resentment contributed to a long-lasting rivalry between the Germany and the France, which would be a factor leading to the World War One. अब यहाँ पे क्या होगा कि यही एपिसोड जो है एक फैक्टर बनेगा, एक इनकी राइवलरी जो होगी वो बनेगी जर्मनी और फ्रांस की, जो हम बाद में देखेंगे कि एक जो है वो काज बनेगी वर्ल्ड वॉर वन का. So it was all about the unification of Germany. In the next lecture, we will be discussing the another topic like the origin of First World War.